Hello students, today we are discussing about proper and improper integrals. So what is proper integral? An integral which has neither limit infinite and from which the integrand does not approaches infinity at any point in the range of integration is known as proper integration. मतलब ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट में से कोई भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, 0 to π a to b ये सब चलेगा, इनफाइनाइट नहीं है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन रेंज में, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होती, हर जगह फाइनाइट है, फंक्शन इज फाइनाइट एवरीवेयर विद इन द गिवन लिमिट्स, इज नोन एज प्रॉपर इंटीग्रेशन. क्लियर? प्रॉपर इंटीग्रेशन आप लोग जो पढ़ चुके हो वो प्रॉपर इंटीग्रेशन. And improper integral is a definite integral that has either or both limits infinite or an integrand that approaches infinity at one or more points in the range of integration. इसका मतलब क्या? ऐसा इंटीग्रल जिसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट होती है. अदरवाइज इंटीग्रेशन की वैल्यू एक पॉइंट पे या एक से ज्यादा पॉइंट पे इनफाइनाइट होती है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट सर्टेन पॉइंट्स विद इन द गिवन लिमिट्स, इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. क्लियर? Improper integrals are integrals that can't be evaluated as they first appear. Improper integrals देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से रहते हैं, ऐसा लगता है ये सॉल्व ही नहीं होगा. जैसे कि प्रॉपर इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं, बट इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन देखने से ऐसा लगता है कि ये शायद सॉल्व नहीं होगा, बट इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सिंपल सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और बाकी सारे रूल्स लगाकर. ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन. फर्स्ट, द लिमिट ए और बी आर इनफाइनाइट, मतलब आइदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनफाइनाइट. और सेकेंड है द फंक्शन f of x has one or more points of discontinuity in the interval a to b. फंक्शन f of x गिवन इंटरवल में एक पॉइंट पे या एक से ज्यादा पॉइंट पे डिफाइंड नहीं रहता, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन. ठीक है? इफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिमिट एग्जिस्ट है, तब हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो इंटीग्रेशन कन्वर्जेस है, कन्वर्जेंट है. बट अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं वो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस. क्लियर? अब हर एक टाइप का हम एक एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या रहता है और किस टाइप से वो कन्वर्जेंस है और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कैसा डाइवर्जेंट होता है. क्लियर? तो पहले प्रॉपर इंटीग्रेशन. प्रॉपर इंटीग्रेशन मतलब एकदम बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है. यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर डीएक्स. ये आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, ये डायरेक्ट नहीं है, बट आपको अगर गेट एग्जाम देना है तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए एज ए फॉर्मूला. साइन स्क्वायर, क्योंकि हम स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेंगे, है ना. हमको इंटीग्रेशन एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं इंटीग्रेशन का, तो उस एप्लीकेशन पार्ट के लिए साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, ये सारे जो इंटीग्रेशन है ये सारे आपको याद होने चाहिए एज ए फॉर्मूला. क्लियर? यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ मैंने एक स्लाइड डाली हुई है कि इधर पूरे डिफरेंशिएशन है, उधर इंटीग्रेशन है. कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल है गेट में, तो आपको ये पूरे इंटीग्रेशन देख लेना एक बार, ये सारे आपको याद रहने चाहिए. इसी तरह से थर्ड स्लाइड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कुछ. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है. आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है. ठीक है? और इंटीग्रेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये आपको याद रहना चाहिए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक? तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेशन.
इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करते आता है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। उसका एप्लीकेशन जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में सारे इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, और आज मैंने जितने भी प्रॉब्लम कवर किए हैं वो सारे गेट पेपर से ही हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हमको किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहला एप्लीकेशन है प्रॉपर इंटीग्रेशन का, फर्स्ट एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व। अब लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल में पेरीमीटर, आपको मालूम होगा ना, सर्कल रहेगा तो हम लेंथ ऑफ द आर्क मतलब पेरीमीटर 2 पाई आर, अपने को मालूम है। स्क्वायर रहता है तो टू इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्राइंगल है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, स्क्वायर है तो 4 इंटू ए, 4 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, जहां पर रेगुलर शेप है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इरेगुलर शेप है तो इरेगुलर शेप मतलब अगर कोई क्लोज्ड रीजन है, बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड बाय 2 कर्व्स और बाउंडेड बाय 3 कर्व्स, मतलब एक ऐसा रीजन जो एक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल इससे बाउंडेड है, फिर उसका लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन का यूज होता है। एक ऐसा बाउंडेड रीजन, एक ऐसा रीजन जो बाउंडेड बाय 3 और 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, उसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट आता है इंटीग्रेशन का। तो फर्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ अ प्रोसेस। Rectification is a process of finding length of an arc of the curve. So length of the arc y is equal to f of x between the points A and B. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला s is equal to integration a to b under root of 1 plus dy by dx whole square. ठीक। एंड इफ लेंथ ऑफ द आर्क, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y भी रहता है। सो व्हेन x इज इक्वल टू एफ ऑफ y इज देयर, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट कर्व? सो इट इज इंटीग्रेशन c to d अंडर रूट ऑफ 1 plus dx by dy whole square dy. When y is independent, सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन एक्स इज इंडिपेंडेंट फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मतलब क्वाड्रेचर इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। कौन सा कर्व? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस and the ordinates x is equal to a, 2x is equal to b. So area is equal to integration between a to b y dx. And area enclosed by the curve x is equal to f of y, then y-axis and the ordinates y is equal to c to d. So area is equal to integration between c to d x dy. ये फॉर्मूला है। Then area between 2 curves. First curve y1 is equal to f1x, second curve y2 is equal to f2x, मतलब area enclosed between 2 curves, 2 different curves. ठीक है? So whose intersects points, x coordinates of the intersect point, x is equal to a and x is equal to b. So area between 2 curves is given by integration between a to b y1 minus y2 dx. क्लियर? यहाँ पे कर्व क्या है? y1 एंड y2 मीन्स y1 एंड y2 कर्व है, सो y इज डिपेंडेंट ऑन x। सेकेंड टाइप हम लेते हैं व्हेन x इज डिपेंडेंट ऑन y, मतलब एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, x1 is equal to f1y and x2 is equal to f2y, whose y which intersect at points whose y coordinates y is equal to c and y is equal to d. So area is given by area integration between c to d x1 minus x2 dy. Right? Area between 2 curves. Next is volume. So volume मतलब 3 डायमेंशनल आएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट द एक्स एक्सिस। मतलब अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, क्लियर, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन a to b y square dx, एंड इफ दैट सेम एरिया रोटेट अबाउट द y एक्सिस, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा?
वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई। वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ये अपने को पहले समझना है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? देन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय, अगेन सरफेस एरिया मतलब थ्री डायमेंशनल का सरफेस एरिया रहता है, तो यहाँ पे भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड जनरेट होने के लिए एरिया को या तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x, the x axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b. About the x-axis is given by, so surface area is denoted by capital S. S is equal to 2 pi integration between a to b y under root of 1 plus dy by dx whole square dx. And surface area of the solid generated by revolution of the area bounded by the curve x is equal to f of y axis and the ordinates y is equal to c and y is equal to d. About the y axis is given by 2 pi integration between c to d x under root of 1 plus dx by dy whole square dy. क्लियर? तो प्रॉपर इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है वो ये चार है। इस पे बेस प्रॉब्लम गेट में आते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखो आप, फाइंड द एरिया bounded between the curve y is equal to x square and y is equal to x. Find the area bounded between the curve y is equal to x square and y is equal to x, right? So y is equal to x square is a parabola. Y is equal to x square is a parabola. आपको दिख रहा है ये parabola? Y is equal to x square. Parabola किस टाइप का parabola है? Vertex located at origin and axis of this parabola is y-axis. So ये हो गया parabola. Now y is equal to x. Y is equal to x is a straight line which passes to 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 and up to so on. Y is equal to x क्या है? एक straight line है, उस passes through all those points whose x and y coordinates are same. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 and so on. इस point से pass होगी, मतलब ये जो y is equal to x है ये exact इस तरह से रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर y इज इक्वल टू x. अब हमको किसका एरिया निकालना है? एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व, मतलब ये वाला कर्व है, एक ऐसा पोर्शन जो इन दोनों कर्व से बाउंडेड है, मतलब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट तो अपने को समझ में आता है कि ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 बिकॉज बोथ द कर्व पासेस थ्रू 0, 0, सो 0,0 ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b y1 माइनस y2 dx. ठीक? सो फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब एक पॉइंट से एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x square is equal to y and y is equal to x. That means x square is equal to x, or x square minus of x is equal to 0, or x is equal to 0 and x is equal to 1. So x is equal to 0 and x is equal to 1. ये वैल्यू हम फिर से रखेंगे इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में. तो क्या मिलेगा हमको? y is equal to 0 and y is equal to 1. When we put x is equal to 0 in this equation, we get y is equal to 0. So first point of intersection is 0, 0. When we put y is equal to 1, x is equal to 1, again we get y is also 1. So second point of intersection is 1, 1. ठीक है? इसलिए आप देखो प्रीवियस यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 0 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 1. तो हमको कौन सा एरिया निकालना है? बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. कहां से कहां तक है? 0, 0 से लेके 1, 1 तक. क्लियर? तो
एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 y1 minus y2 dx. What is y1? y1 is x. आप ये जो पिछले स्लाइड में डायग्राम बना है, यहाँ पे देखो ये वाले डायग्राम में ये है y1 माइनस y2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऊपर है ना, तो ये y1 हो जाएगा, यहाँ पे पैराबोला नीचे, इसलिए ये y2 हो जाएगा. So x minus x square dx. Integration of x is x square by 2. Integration of x square is x cube by 3 within the limit 0 to 1. Substitute upper limit minus lower limit. Calculate this. So area bounded between these two curves, parabola and straight line, is equal to 1 by 6 square unit. Clear? Second problem देखो. Find volume of the solid generated by the revolution of the plane area bounded by y square is equal to 9x and y is equal to 3x about the x-axis. मतलब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. किस सॉलिड का, तो ऐसा सॉलिड जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ऐसा एरिया जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. वो एरिया कौन सा है, वो एरिया है बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन. क्लियर? तो पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन का एरिया कितना रहता है, y1 माइनस y2, और वो एरिया एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx. ठीक है, अब हम फिर से निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो फर्स्ट पॉइंट इज y square, first curve is y square minus 9x, second curve is y is equal to 3x. So y square is equal to 9x and y is equal to 3x. इन दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. मतलब 9x is equal to y square. So substitute the value of y from the equation of straight line to the equation of parabola. तो y की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 9x square. Now 9x minus 9x square is equal to 0, or x square minus of x is equal to 0, or x is equal to 0 and x is equal to 1. Now substitute the value of x is equal to 0 in the equation of straight line, y is equal to 3x, we get y is equal to 0. And when we put x is equal to 1, so y is equal to 3. मतलब इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक है 0,0 और दूसरा है 1,3. यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1,1 नहीं, ये 1,3. ये 0,0 एंड 1,3. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 1,3. क्लियर? अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b, मतलब कितना आएगा, बिटवीन 0 to 1. x को हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो x एक्सिस पे वो रीजन कहां से कहां तक फैला है, 0 to 1. सो 0 to 1 y1 स्क्वायर. आप यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, इस सॉलिड का नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला पोर्शन पैराबोला, और ये इतना रीजन, इतना एरिया जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो जो भी 3 डायमेंशनल सॉलिड बनेगा उसका ऊपर का पोर्शन कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली पैराबोला, और जो अंदर साइड वाला पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट रहेगा. इसलिए यहाँ पर y1 क्या रहेगा, ऊपर वाला आउटर पोर्शन, दैट मीन्स पैराबोला. क्लियर? सो y1 स्क्वायर मतलब 9x एंड y2 स्क्वायर, y2 अंदर वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 9x minus 9x square dx. Now 9 is constant, 9 pi. Integration of x is x square by 2. Integration of x square is x cube by 3 within the limit 0 to 1. Calculate it. So volume of the solid bounded by parabola and straight line, and it rotates about x-axis, is 3 pi by 2 cubic units. This is volume, right? तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे. फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय इट्स लेटस रेक्टम. मतलब पैराबोला को लेटस रेक्टम जहां कट करता है वहां तक उसकी लेंथ निकालनी. लेंथ ऑफ द आर्क आपको दिख रहा है कर्सर यहाँ पर स्क्रीन पे, मतलब इस पॉइंट से लेके
ये यहां तक की हमको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है. So what is the formula for length of the arc? S is equal to integration a to b under root of 1 plus dy by dx whole square dx. Now equation of parabola is y square is equal to 4ax. So its equation of latus rectum is x is equal to a. X is equal to a straight line is the latus rectum. Clear? Latus rectum मतलब क्या होता है? A straight line which passes through focus of the parabola and perpendicular to the axis of the parabola is known as latus rectum. Latus rectum एक ऐसी straight line है जो parabola के focus से pass होती है और parabola के जो axis है उस पे perpendicular रहती है. ठीक है? Now y square is equal to 4ax and x is equal to a. X is equal to a latus rectum, y square is equal to 4ax equation of parabola. तो हमको पहले निकालना पड़ेगा point of intersection कि parabola को latus rectum कहाँ पे intersect कर रही है. So substitute the value of x from equation of straight line or latus rectum to equation of parabola. So y square is equal to 4a, x is equal to a रखेंगे तो हो गया a square. So y is equal to 2a and minus of 2a. So point of intersection when x is a, y is 2a, and when x is a, y is minus of 2a. So there are two point of intersection a comma 2a and a comma minus 2a. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला नेगेटिव 2a, ये वाला पॉजिटिव 2a. Now y square is equal to 4ax. So y is equal to 2 times under root of a under root of x. So dy by dx is equal to 2 root a is constant and derivative of root x is 1 upon 2 under root of x. 2 and 2 cancel. So it is equal to under root of a upon x. So 1 plus dy by dx whole square is 1 plus under root of a upon x whole square or it is equal to 1 plus a by x. यहाँ पे ये फॉर्मूले में है ना, इसलिए हमने इसकी वैल्यू अलग से निकाली. क्लियर? अब आप देखो दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर का जितना पोर्शन है उतना ही नीचे का पोर्शन है. तो हम ओरिजिन 0 0 से लेके यहां तक की लेंथ निकालेंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे. क्लियर? ये समझ में आ रहा है? कर्व इज सिमेट्रिकल. अपने को लेंथ कहां से निकालनी है? देखो यहां से, मैं कर्सर दिख रहा है सबको, यहां से अपने को लेंथ निकालनी है इस पॉइंट तक. नाउ दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसके हम हाफ पोर्शन की लेंथ निकालते हैं, उसको 2 टाइम्स कर देंगे. ठीक है? सो therefore length of the curve s is equal to 2 times integration between 0 to a under root of 1 plus dy by dx whole square dx. ठीक? So s is equal to 2 times 0 to a और 1 plus dy by dx whole square की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 plus a plus x. यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया? x plus a upon x. ठीक? नाउ पुट x is equal to a tan square theta. इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है. सो पुट x is equal to a tan square theta. So dx is equal to 2a tan theta sec square theta d theta. लिमिट्स भी चेंज होंगी. व्हेन लोअर लिमिट ऑफ एक्स इज 0, थीटा इज 0, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं. ठीक है? ये मेन सब्स्टिट्यूशन है. सो व्हेन एक्स इज a, tan थीटा इज 0, सो थीटा इज 0. एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू a, tan स्क्वायर थीटा इज 1, क्योंकि ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा ना. सो tan स्क्वायर थीटा इज 1, tan थीटा इज 1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन length of the arc s is equal to ये 2 times. Now the variable is theta, varies from 0 to pi by 4. अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे. x is a tan square theta plus a upon a tan square theta and dx is equal to 2 times a tan theta sec square theta d theta. So ये 2a और ये वाला 2, ये हो गया 4a. 1 plus tan square theta is sec square theta. डिनोमिनेटर वाला tan थीटा कैंसिल विद दिस tan थीटा, तो बचेगा कितना? सिर्फ sec क्यूब थीटा d थीटा. ठीक है? नाउ 4a इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई बाय 4. sec क्यूब में से हमने sec स्क्वायर को अलग लिखा और एक sec थीटा लिखा. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट है. अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर इज 1 plus tan स्क्वायर एंड अगेन वन मोर सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड हियर. tan theta is equal to t.
So when tan theta is t, sec square theta d theta is dt, and limits will also change. So when theta is 0, t is 0, and when theta is pi by 4, so the value of t is 10 pi by 4, that is 1. So again, after the second substitution, length of the arc क्या हो गया 4 times a integration between 0 to 1. Now the variable is t. So t varies from 0 to 1 under root of 1 plus t square dt. क्लियर. एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो पहले स्लाइड में है, मैंने जो आपको बताया था उस स्लाइड में रिजल्ट है. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे t अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 to 1. So when we put upper limit 1, तो t की जगह 1 रखेंगे. देखो 4 है कांस्टेंट, ये बाहर ही रहा, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट t इज इक्वल टू 1. सो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, 1/2 log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस, आप सब्सटीट्यूट करेंगे लोअर लिमिट 0, तो 1/2 इंटू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0. तो सेकेंड वाला ब्रैकेट देखो, बिकॉज ऑफ दिस 0, ये टर्म 0, और यहाँ पे बचा log 1 इज 0. सो पूरी सेकेंड टर्म 0 मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 कंप्लीटली 0 हो गया. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल लो, यह हो गया 2 टाइम्स a रूट 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस log ऑफ 1 प्लस रूट 2. सो दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क. कौन सा आर्क, लेंथ ऑफ द पैराबोला कट बाय इट्स लेटस रेक्टम. क्लियर. तो ये इस तरह से प्रॉपर इंटीग्रेशन के एग्जांपल एप्लीकेशन जो गेट में आते हैं. तो ये नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन. इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में कुछ टूल्स हैं, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन. तो इसको हम पहले देखेंगे कि क्या रहता है गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, और फिर कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो गामा फंक्शन, फर्स्ट गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन. ये देखो ये नोटेशन है, इस नोटेशन से गामा फंक्शन को डिनोट किया जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, where n is any positive number. Means gamma function is defined for positive numbers. ठीक है. Now properties of gamma function. Actually gamma function is defined for all numbers except 0 and negative integer. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो सिर्फ मेन रिजल्ट्स याद रखो. बाकी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में ये बहुत डिटेल में पढ़ा होगा. तो आपको याद क्या रखना है, गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, properties of gamma function. Gamma 1 is equal to 1, gamma n plus 1 is equal to n gamma n. This result is applicable when n is a number like p by 2, where p is any odd number, right? So for example gamma 5 by 2, तो गामा 5 by 2 देखो 5 ऑड नंबर है, by 2 है, तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज करेंगे. सो गामा n plus 1 is equal to n gamma n. सो गामा 5 by 2 is equal to 3/2. इसमें से एक कम करना है ना, सो 3/2 गामा 3/2. अगेन गामा 3/2 के लिए फिर से ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है, गामा 1/2 गामा 1/2, एंड गामा 1/2 इज रूट पाई. सो गामा 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 1/2 रूट पाई. इस तरह से इस डेफिनेशन को हमको यूज करना है. नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट gamma n plus 1 is equal to factorial n. This result is used when n is any positive integer. Gamma n plus 1 is equal to factorial n. ये कब यूज करेंगे, when n is any positive integer. Suppose we have gamma 6. So gamma 6 की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे हम, factorial 5, उससे एक कम factorial. बट याद रखो ये रिजल्ट कब यूज करना है, when n is any positive integer. Gamma half is root pi. सॉरी गामा हाफ इज रूट पाई, यहाँ पे ये गलत है, गामा हाफ इज रूट पाई. एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n. जहां पे n कोई नेगेटिव इंटीजर एंड सॉरी नेगेटिव नंबर रहेगा तब हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे. जैसे गामा -3/2, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2. ठीक है.
गामा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये ध्यान रखो, गामा फंक्शन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है, गामा फंक्शन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ये बेसिक डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। गामा वन इज वन एंड गामा हाफ इज रूट पाई, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। ये जो डेफिनेशन है वो यूज करेंगे व्हेन नंबर इज लाइक p by 2 वेयर p इज ऑड नंबर। ये डेफिनेशन हमको यूज करना है व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये वाली डेफिनेशन हम लास्ट रिजल्ट हम यूज करेंगे व्हेन n इज नेगेटिव नंबर। क्लियर? इसका यूज कैसे करना है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे इवेल्युएट जीरो टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। ये गेट का प्रॉब्लम है, गेट का। जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट में से एक लिमिट इनफाइनाइट है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, एक अलजेब्रिक है, मतलब इसको हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब एक्स टू दी पावर कोई नंबर होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल विथ नेगेटिव साइन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को हम सिंगल वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सपोज व्हेन वी सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx is equal to dt and x dx is equal to 1 upon 2 dt, राइट? सो जीरो टू इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x इज जीरो t इज जीरो, व्हेन x इज इंफिनिटी t इज इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी। टी टू यहाँ एक x जो है ये एक x dx के साथ हो गया 1/2 dt। अब एक x बच जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू t टू द पावर 1/2। क्लियर? तो ये वाला 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर 1/2 इज देयर। हमको किस फॉर्म में चाहिए? n-1 के फॉर्म में। सो वहां जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो t टू द पावर 3/2 माइनस 1 dt। सो 1/2 गामा। अब इस वैल्यू को अगर आप इससे कंपेयर करो, इस इंटीग्रेशन को बेसिक डेफिनेशन ऑफ गामा से कंपेयर करो, तो इसकी वैल्यू होती है गामा एन। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गामा 3/2। क्लियर? सो 1/2 and the value of gamma 3/2 is 1/2 gamma 1/2. So 1/2 1/2 1/4 and gamma half is root pi. So value of integration is root pi. देखो आप याद रखो, जब भी हम कोई टूल यूज कर रहे हैं, गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को बिना इंटीग्रेट किए हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे हमने कहीं कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं लगाया, बट स्टिल गामा फंक्शन एज ए टूल यूज किया और हमने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बता दी 1/4 रूट पाई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सेकेंड इंटीग्रेशन, सेकेंड टूल अपने को देखना है बीटा फंक्शन। Beta function is denoted by beta mn. Beta function is defined at a time for two numbers and is defined as integration between 0 to 1, x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m and n both are positive numbers. Now some standard results of beta function. So first, beta function is symmetrical about mn. बीटा mn लिखो या बीटा n कॉमा m लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है हमेशा। नेक्स्ट रिजल्ट, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n minus 1 अपॉन 1 plus x to the power m plus n dx. This is very important result for beta function. ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बीटा m कॉमा n. So beta mn is equal to 2 times integration between 0 to pi by 2 sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा फंक्शन के लिए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सो 2 times 0 to pi by 2 sine to the power m minus 1
theta to power 2n minus 1 theta d theta is equal to beta mn. अब यहाँ पे 2m minus 1 is equal to suppose p and 2n minus 1 is equal to suppose q. तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta is equal to, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 by 2 बीटा ऑफ, क्या सब्सटीट्यूट किया हमने, 2m minus 1 is equal to p, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, p plus 1 by 2. Similarly n is equal to q plus 1 by 2. So this is one important result. Now in this result suppose q is equal to 0, मतलब cos की पावर ही नहीं है, सिर्फ sin की पावर है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 to pi by 2 sin to the power p theta d theta is equal to 1 by 2 beta of p plus 1 by 2 comma half because q is 0. Suppose in that result q is equal to p is equal to 0, तो सिर्फ cos वाली पावर बचेगी 0 to pi by 2 cos to the power p q theta d theta is equal to 1 by 2 beta of 1 by 2 q plus 1 by 2. ठीक है, तो सपोज इंटीग्रेशन में अगर कहीं हमारे पास है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to pi by 2 and cos to the power 5 थीटा डी थीटा. अब cos टू दी पावर 5 थीटा, cos टू दी पावर 6 थीटा, इसको अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. सो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n. एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन. And the next result is gamma n upon gamma 1 minus n is equal to pi upon sin n pi. ये सारे रिजल्ट्स आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं आता कभी भी, इसका यूज करके प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने, तो वो प्रॉब्लम आते हैं. ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन पे जो प्रॉब्लम रहते हैं वो विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. राइट, अब एक प्रॉब्लम देखो, इवेल्युएट इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2x into 8 minus x cube to the power 1 by 3 dx. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है. ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ कि हम बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखो. 0 to 2x 8 minus x cube. अब आप अगर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो बीटा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में क्या है, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक है. जैसे गामा में एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक था, बीटा में दोनों फंक्शन अलजेब्रिक है, एक है x दूसरा है 1 minus x. इसलिए यहाँ पे भी एक फंक्शन है x, दूसरा है 8 minus x क्यूब, तो हम यहाँ पे इसको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में रिड्यूस कर सकते हैं आफ्टर सम सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो 8 minus x क्यूब है, इसलिए x क्यूब को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8 into some single variable t. So when x cube is equal to 8t, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 times t to the power 1 by 3. So dx is equal to 2 by 3 t to the power minus 2 by 3 dt. And limits when x tends to 0, t tends to 0, and when x tends to 2, t tends to 1. कहाँ पे रखना है, ये जो मेन सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे हमको वैल्यू रखनी है. ध्यान दो, इस रिलेशन में जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और जब x की वैल्यू 2 तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. यहाँ से 2 क्यूब 8 और 8 कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 1. राइट, सो इस इंटीग्रेशन में देखो, नाउ द वेरिएबल इज t वेरीज फ्रॉम 0 to 1. x is equal to 2 into t to the power 1 by 3. 8 minus x cube is 8t whole to the power 1 by 3. And dx is equal to 2 by 3 t to the power minus 2 by 3 dt. अब आप देखो, ये 2 by 3, ये 2 कांस्टेंट, 4 by 3 बाहर लिख दिया. इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t to the power 1 by 3, और यहाँ पे है t to the power minus 2 by 3, तो कितना हो गया, t to the power minus 1 by 3. 8 minus 8t में से 8 कॉमन, एंड दैट कॉमन 8 to the power 1 by 3. सो 8 to the power 1 by 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 minus t to the power 1 by 3 dt. क्लियर. नाउ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, वो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया तो यहाँ पे हो गया 8. 8 by 3 0 to 1 t to the power माइनस 1 by 3 है. बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में क्या रहता है, m minus 1 n minus 1, तो वहां जो कोई भी नंबर है वहां पे हम 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे.
सो -1/3 को क्या लिखेंगे, 2/3 -1, और 4/3 1/3 है, प्लस 1/3, 1 ऐड करेंगे तो 4/3 -1। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया, 0 to 1 t to the power 2/3 -1, 1 minus t to the power 4/3 -1 dt। इस डेफिनेशन में आ गया, इस टाइप की डेफिनेशन में आ गया, तो इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8/3 तो कांस्टेंट है, एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2/3 4/3, राइट। सो 8/3, अब ये बीटा फंक्शन सोल्व करना है, सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस बीटा फंक्शन इनटू गामा फंक्शन, तो ये हो गया गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। Now 8/3 gamma 2/3 4/3, this number is greater than 1, तो इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन आएंगे 1/3 गामा 1/3, गामा n plus 1 is n गामा है ना, तो 4/3 सबसे डेफिनेशन लगाई, तो ये वाला 1/3 इस 3 के साथ हो गया 9, 8/9 गामा 1/3 गामा 2/3, सो गामा 1/3 गामा 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus 1/3, तो यहाँ पे गामा गामा 1 minus n वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला है, गामा n गामा 1 minus n इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई, दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे n है, अपने पास क्या है यहाँ पे 1/3, सो गामा 1/3 एंड गामा 1 minus 1/3, तो ये हो गया पाई अपॉन साइन n पाई, n मतलब कितना है 1/3, सो साइन पाई/3, साइन पाई/3 is √3/2, सॉल्व दिस क्वांटिटी, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 पाई अपॉन 9√3। क्लियर, आपको इस पूरे प्रोसेस में समझ में आया होगा, हमने सिर्फ उस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन के फॉर्म में एडजस्ट किया है और सॉल्व किया, कहीं भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ tan थीटा d थीटा। सो 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 1/2 थीटा कॉस टू दी पावर -1/2 थीटा, ठीक है। अब ये रिजल्ट पढ़ा है हमने, 0 to π/2 साइन टू दी पावर p थीटा साइन टू दी पावर q थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, तो यहाँ तो एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो p मतलब कितना है 1/2, q मतलब कितना है -1/2, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/2 बीटा ऑफ p is 1/2 plus 1/2 and q is -1/2 plus 1/2, तो कितना हो गया बीटा 3/4 1/4। इस बीटा फंक्शन को सॉल्व करना है, तो फिर से इसको गामा में हम कन्वर्ट करेंगे, गामा 3/4 गामा 1/4 अपॉन गामा 1/2 गामा 1/4, 3/4 को क्या लिखा यहाँ पे 1 minus 1/4, फिर से सेम रिजल्ट गामा n गामा 1 minus n, लेकिन यहाँ पे n मतलब कितना है 1/4, तो ये 1/2 पाई अपॉन साइन n पाई मतलब π/4 एंड साइन π/4 इज 1 अपॉन √2, सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज π/√2। क्लियर, इतना सिंपल हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक और प्रॉब्लम देखो, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x dx, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x dx, तो 1 अंडर रूट ऑफ 1 minus x को हम क्या लिख सकते हैं 1 minus x टू दी पावर -हाफ, एक टर्म ही है, अगर x वाली टर्म रहती हम यहाँ पे बीटा फंक्शन लिख सकते थे, नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगा x टू दी पावर 0, अल्टीमेटली n minus टू दी पावर क्या लेंगे 1 माइनस, बीटा फंक्शन के फॉर्म हो गया, इसकी वैल्यू हो गई बीटा ऑफ 1/2 1। Now beta 1/2 1 is gamma 1 upon gamma 3/2, gamma half is root pi, gamma 1 is 1 and gamma 3/2 is 1/2 root pi cancel, so value of this integration is 2। आप देखो इस इंटीग्रेशन को ऐसा देख के समझना चाहिए कैसे सॉल्व होता है, बट एक्चुअली दिस इज बाय 2, कहीं भी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया इस प्रोसेस में। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, वैल्यूएट फ्रॉम माइनस प्लस x e to the power minus of x square, ठीक है।
एक दूसरा तरीका भी रहता है इसको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ लिमिट, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी, बिकॉज जीरो लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, लोअर लिमिट को लिखा t और लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर, लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन x varies from t to 0 x e to the power minus of x square dx plus limit, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट को हमने भी लिख दिया t, एंड इन द सेकेंड टर्म t वेरीज फ्रॉम t वेरीज t टेन टू इन्फिनिटी, सॉरी t टेन टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू t x e to the power minus of x square dx। राइट, अब हम सिर्फ फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी t टू 0 x e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर dx, यहाँ पे हमने 1/2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2x e टू द पावर माइनस ऑफ 2x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 टू t, सॉरी t टू 0 ये माइनस साइन बाहर निकल लिया, -1/2 लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सब्स्टिट्यूट द लिमिट, फर्स्ट अपर लिमिट e टू द पावर 0 देन लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस ऑफ t स्क्वायर, एंड नाउ अप्लाई द लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर हम t की जगह पे माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आ गया, 0, e टू द पावर 0 इज 1, सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर dx, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और डायरेक्ट इस टर्म का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 टू t, सो -1/2 t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है ये, t tends to plus infinity e to the power minus of t square minus e to the power 0, and as t tends to infinity e to the power minus infinity tend to 0, e to the power 0 tend to 1, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन हो गया प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, +1/2, सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक और प्रॉब्लम देखो, इवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x dx एंड इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x dx, ये देखो ये आपको समझ में आ रहा है, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बिकॉज अपर लिमिट इज इनफाइनाइट, है ना, 1 अपॉन x dx, इसको लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू t 1 अपॉन x dx। Now limit t tends to infinity, integration of 1 upon x is log x within the limit 1 to t. Now limit t tends to infinity, substitute the limits log t minus log 1, and log 1 is 0. So limit t tends to infinity log t. So when t tends to infinity, log t tends to infinity, and therefore this integration is divergent. पहले स्लाइड में मैंने बताया था आपको, improper integration की वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर एग्जिस्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है बट ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा इंटीग्रेशन देखो 1 टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बीटा या गामा फंक्शन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने वैसे सॉल्व करके बताया। इन दिस इंटीग्रेशन इफ वी पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर t, तो dx हो जाएगा e टू द पावर dt, व्हेन x इज e टू द पावर t, t इज इक्वल टू log x, according to this substitution will also limits will also change, when x is 1 t is equal to 0, and when x is equal to infinity t tends to infinity, तो 1 to infinity 1 upon x square dx क्या हो गया, t varies from 0 to infinity 1 upon e to the power 2t e to the power t dt, एक e to the power t cancel, e to the power minus of t dt। क्लियर,
e टू द पावर माइनस t टू द पावर 0 लिखा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ अल्जेब्रिक नहीं था तो हमने अल्जेब्रिक डाल दिया वहां पे, t टू द पावर 0, 0 को हमने लिखा 1 माइनस 1, और ये पूरा कन्वर्ट हो गया गामा फंक्शन में. So this is equal to gamma 1 and the value of gamma 1 is 1. So this value of this improper integration is 1. Clear? Now एक और मेथड है प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का. एक और मेथड है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. मतलब जब हमको दिख रहा है कि फंक्शन सॉल्व नहीं होगा, शायद बहुत टीडियस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन इंटीग्रेशन रहता है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से सॉल्व कर सकते हैं. और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं. लीबनिट्ज फर्स्ट रूल फॉर कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड लीबनिट्ज सेकेंड रूल फॉर व्हेन द लिमिट्स आर आल्सो फंक्शन ऑफ पैरामीटर. वो बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे फर्स्ट रूल. सो इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा एंड partial derivative of f with respect to alpha, the continuous function of x and alpha. X is the variable, alpha is parameter. Then d by d alpha of integration between a to b f of x alpha d alpha dx is equal to integration between a to b del over del alpha of f of x alpha dx, where a and b are constant or independent of alpha. मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए. अब जैसे यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ ax into sin x upon x dx and hence evaluate this integration. तो hence वाला पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले ये इंटीग्रेशन को ध्यान दो. लिमिट्स है यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस ऑफ ax मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अल्जेब्रिक भी है, ये गामा में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल है साइन, इसलिए हम कैसे भी करके इसको गामा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन फंक्शन कहाँ जाएगा फिर, है ना. 3 फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, 3 फंक्शन, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा. अब इस पैरामीटर में, इस पूरे इंटीग्रेशन में देखो x वेरिएबल है, आपको पैरामीटर क्या दिख रहा है, a. तो f of a is equal to integration between 0 to infinity e to the power minus of ax sin x upon x dx. Now differentiate both side with respect to parameter a. तो क्या आ जाएगा, देखो df upon dA is equal to d by dA between 0 to infinity e to the power minus of ax sin x upon x dx. ठीक है. अब 0 to infinity है, मतलब कांस्टेंट लिमिट है, 0 to infinity ए पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल लगेगा. एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो डी बाई डी ए था वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाके क्या हो गया, डेल बाय डेल ए. सो डेल बाय डेल ए जब हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ओनली फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट. और डेरिवेटिव किसका होगा, e टू द पावर माइनस ऑफ ax, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू a है, यहाँ पे ये ध्यान देना है. सो माइनस ऑफ x e टू द पावर माइनस ऑफ ax साइन x अपॉन x dx. अब ये डिनोमिनेटर वाला x और x कैंसल, माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ ax साइन x dx. सिर्फ इतना आ गया. एंड वी हैव standard result 0 to infinity e to the power minus of ax sin of bx dx is equal to b upon a square plus b square. ये standard result है अपने पास, जो मैंने सामने में स्लाइड दी उसमें सारे standard results हैं. तो यहाँ पे देखो a मतलब a है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो a का मतलब a है और b मतलब कितना है 1, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1. ये वैल्यू आ गई इस इंटीग्रेशन की. हमको निकालना क्या था, f ऑफ a, ये क्या निकला है, d बाय dA ऑफ f ऑफ a, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a, यहाँ क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 dA एंड 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स a प्लस c. So f of a is equal to tan inverse a plus c. अब इस c की वैल्यू निकालना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो याद रखो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आइदर सब्स्टिट्यूट a is equal to लोअर लिमिट 0 और सब्स्टिट्यूट a is equal to अपर लिमिट इंफिनिटी.
जो सब्स्टिट्यूट करने से इजीली सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज करते हैं a इज इक्वल टू इंफिनिटी। इफ यू पुट a इज इक्वल टू इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी 0, ठीक है, और यहां हो जाएगा 0, f ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस c, f ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2 प्लस c, और c इज इक्वल टू पाई बाई 2। Clear? Now putting this value of c in equation number 2, तो हमको पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, f ऑफ a की वैल्यू माइनस ऑफ tan इनवर्स a प्लस c। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। सो इसकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ tan इनवर्स a प्लस पाई बाई 2। इसका हेंस पार्ट क्या है, हेंस पार्ट में हमको क्या निकालना है, साइन एक्स अपॉन एक्स dx, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है। अब इस इंटीग्रेशन को, ये जिसको हमने सॉल्व किया उससे सॉल्व करो, e टू द पावर ax sin x अपॉन x, सो e टू द पावर ax नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ sin x अपॉन x चाहिए। तो e टू द पावर ax की वैल्यू 1 होने के लिए a इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0। a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e to the power 0 is 1. So integration 0 to 1 sin x upon x dx is equal to minus of tan inverse 0 plus pi by 2. And tan inverse 0 is 0. So integration between 0 to infinity sin x upon x dx is equal to pi by 2. Clear? ऐसे ही लीबनिट्ज रूल दूसरा है, लीबनिट्ज रूल फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। if f of x alpha and derivative of f of x alpha with respect to alpha be continuous function of x and alpha, then this is second Leibniz rule. क्या है ये second Leibniz rule? d by d alpha of integration from phi alpha to psi alpha is equal to, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगी, ये d by d alpha इंटीग्रेशन के अंदर जाके हो गया del by del alpha। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, फंक्शन में ये जो फंक्शन है यहाँ पे x की जगह रखेंगे अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस इन दिस सेम फंक्शन x इज इक्वल टू लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, कैसे यूज करना है इसको देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अल्फा df बाई डी अल्फा इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, f ऑफ अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ये इंटीग्रेशन है, हमको वैल्यू निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ अल्फा। सो d बाई डी अल्फा, ये रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है देखो, d बाई डी अल्फा ऑफ f ऑफ अल्फा मतलब 0 टू अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन अल्फा dx इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू, आप एक एक स्टेप देखते जाओ, 0 टू अल्फा स्क्वायर d बाई डी अल्फा इंटीग्रेशन के अंदर आके क्या हो गया, डेल, सो डेल ओवर डेल अल्फा ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अल्फा dx प्लस फंक्शन में x की जगह रखना है अपर लिमिट अल्फा स्क्वायर, फंक्शन क्या है tan इनवर्स x अपॉन अल्फा, मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट अल्फा स्क्वायर माइनस tan इनवर्स, अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, सो x इज इक्वल टू 0 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0। सो df बाई डी अल्फा क्या आ गया, 0 टू अल्फा स्क्वायर। अब इस tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा मीन्स x इज कांस्टेंट, सो 1 अपॉन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब जब x अपॉन अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो x इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन अल्फा इज माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ हो गया tan इनवर्स अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज अल्फा एंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा, tan इनवर्स 0 इज 0, सो ये वाली पूरी टर्म हो गई 0। क्लियर? So minus sign 0 to alpha square x upon alpha square plus x square dx plus 2 alpha tan inverse alpha. Now 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा log of alpha square plus x square, डिनोमिनेटर को t कंसिडर करेंगे, विद इन द लिमिट 0 to alpha square plus 2 alpha tan inverse alpha। सो ये हो गया 2 अल्फा tan इनवर्स अल्फा, ये पॉजिटिव टर्म पहले लिखिए, माइनस 1/2, नाउ सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो log अल्फा स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो x स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 माइनस log ऑफ अल्फा स्क्वायर, सो माइनस 1/2, यहाँ पे देखो
log a minus log b, so log a upon b हो जाएगा एंड अल्फा स्क्वायर इज कॉमन, कैंसिल विद दिस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस अल्फा। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई ds बाई डी अल्फा की। अगर हमको f ऑफ अल्फा निकालना है तो f ऑफ अल्फा के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये सिंपल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इस तरह से ये एज ए टूल हम सॉल्व कर सकते, यूज कर सकते हैं टू सॉल्व इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रेशन। थैंक यू। If you have any question, please. हेलो मैम। हेलो, वो लास्ट स्लाइड का वो थर्ड स्टेप एक बार बताओ। लास्ट साइड का ये वाला, यस मैम। ये वाली स्टेप यहाँ पे देखो, log a माइनस log b जैसा है ये। हेलो, हाँ log मैम। a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a अपॉन b, राइट? log a अपॉन b। अब यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है? ओके। हेलो, Yes, students, हाँ मैम। any queries from your side? Okay, नो ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके।